जवाब देगा। आजम खान सुपर सीएम कहलाते थे। आज की तस्वीरें अलग हो चुकी हैं, लेकिन उस समय पे कहते थे कि वो एक ऐसे नेता थे कि मुख्यमंत्री की बात को भी टाल देते थे। उन्होंने एक बार आपकी गाड़ी में हनुमान जी लगे हुए थे, उस पे ऐतराज कर दिया, आपने बड़ा कड़क जवाब दिया, कारण क्या रहा? देखिए, पहली बात ये भी थी, आपने जो जिनका हजरत का नाम लिया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन नाजायज बात मैं सुनने का आदी नहीं हूँ। ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ। आप काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई काम न करें कि मेरी और आवाम की नजरों में आपकी इज्जत 19 हो जाए। तो आपने जो बातें फरमाई थी सरासर गैर कानूनी थी, तो नहीं मानी, तबादला हो गया, और तबादला ढूंढ करके ऐसी जगह पे किया गया, लोग कहते हैं ठीक है, ये हमने कोई पट्टा तो लिखा ही नहीं है, पनिशमेंट पोस्टिंग, कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं। अच्छा। आप जहां कोई न जाना चाहे, हाँ। आप मुझे वहां पोस्ट कीजिए, देखिए मैं जाके 4-24 घंटे के अंदर लेकर के जय हिंद करता हूं कि नहीं करता हूं। ये दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनगाउड, ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब जो बात आप कर रही हैं, तो उसी दंगे के आसपास लखनऊ में मीटिंग के दौर चलते थे, गाड़ियां कम थी, कर्फ्यू था, तो मैंने कुछ लोगों को, उनके आदमियों को, उसके कुछ 1-2 लेडीज भी थी, उनको अपनी गाड़ी में भेजा। तुम कहे इस गाड़ी में तो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। हाँ, जाके कहा गाड़ी क्या है, ये तो बिल्कुल इन्होंने मंदिर बना रखा है। और भी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उसमें उस जमाने में सीडी प्लेयर हुआ करते थे, हाँ जी। तो उसमें भजन और आरती चलती रहती थी। ये लोगों को कुछ नागवार लगा रहे, मैंने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं कि आपको नागवार लगे, गाड़ी मेरी है, तो उसमें कौन सा म्यूजिक बजेगा इसका निर्णय तो मैं करूंगा, आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी गाड़ी थी, तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि साहब ये आप अपनी गाड़ी को सरकारी जो नियमावली है उसके अनुरूप रखें, इसमें मूर्ति का लगना ठीक नहीं है। हमने कहा भाई किस कानून में लिखा है, और मूर्ति कोई ऐसी आदमकत तो है नहीं, छोटी सी आधे इंच की 1 इंच की मूर्ति, और ये कार मेरे पूर्वाधिकारी की थी, उन्होंने लगवाई हुई थी। मैंने तो लगाई नहीं, मैं वैसे भी कहीं मूर्ति लगवाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर से पक्ष अगर किसी ने लगाई है तो मैं हटाऊंगा तो नहीं उसको। तो आपने नहीं हटाई? बिल्कुल नहीं हटाई, ना हटाऊंगा, ये कह भी दे मैं नहीं हटाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। आपने अपने कार्यकाल में और इतनी लंबी सेवाओं में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं एक नाम लूंगी, योगी आदित्यनाथ। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और ऐसा नहीं है कि पहले माफियाओं के लिए कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन माफिया अब क्यों साफ हो रहे हैं? ऐसा क्या था? क्या पुरानों की इच्छा शक्ति नहीं थी, या यहां पे सख्ती से काम किया गया? आपके सवाल के 2 आयाम हैं। पहली चीज ये है कि मैंने वाकई बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, अगर अच्छे ना होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, बिल्कुल। लेकिन जिसको फिर वही कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी चीज ये है, लाभ क्या, शब्द क्या है, इसकी स्पेलिंग योगी जी को सर्वज्ञ है, लेकिन लाभ क्या है उसकी स्पेलिंग योगी जी को नहीं आती है। अच्छा। मैंने सुना कुर्ते में जेब भी नहीं है महाराज के। और दूसरी चीज ये है, मैं बहुत ही तृप्त व्यक्ति हूं, मुझे नथिंग टेम्प्ट्स मी, नथिंग अट्रैक्ट्स मी। मुझे न किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, न कोई प्रलोभन है या कुछ मैं प्राप्त करूं, किसी चीज की नहीं। योगी जी महाराज की कृपा है, अक्सर नोएडा आते हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बुला करके एक प्याले चाय के ऊपर ये वार्ता करते हैं कि भाई कोई और सुझाव हो कि शासन प्रशासन और कैसे अच्छा हो। तो घर हम लोग जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा थी कि बुलाया। तो मेरा जब नंबर आया कि महाराज बस एक उद्गार और है, मैं बहुत तृप्त हूँ, ईश्वर ने मुझे इस पापी को बहुत दे जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपको और शासन प्रशासन को जब मैं देखता हूँ, एक मुझे इच्छा रहती, काश आप मुख्यमंत्री होते और मैं पुलिस अधीक्षक या डीजी होता। उनके आपका बैच कौन सा है? महाराज 1974 तो हंसे और हंसी में बात हो गई, लेकिन इस बात को कहने का अभिप्राय यह है कि जो उप संस्कृति और कार्य संस्कृति जो योगी जी ने दी है, पारदर्शिता की, त्वरित न्याय की और निर्भीकता की, वो न मैं आज कह रहा हूं, न भूतो न भविष्यतो। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बदल चुका है। हालांकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। हाँ। कमाऊ पूतों की जब जेबें कट रही हैं, उनकी आमदनी के जरिए समाप्त हो रहे हैं, माफिया बेमौत मारे जा रहे हैं और इस तरीके की गाड़ियां पलट रही हैं, तो लोगों की बहुत पीड़ा होगी। जो जो चैनल 2 की कमाई के थे वो सब खत्म हो गए, तो बहुतों को पीड़ा हो रही, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी भारी संख्या में लोगों को पीड़ा। उनको छोड़ दें, आप जब घर जाइएगा 10 बच्चों से, 10 महिलाओं से, 10 पुरुषों से पूछिएगा जो कि असली
जिनके पास वो जजमेंट होगा, अगर वो कह दे कि हम वाकई अब अपने को सुरक्षित मानते हैं, अब हम निवेश करते हैं। अभी मेरठ में कोई बैठक हुई थी, तो वहां पर मैनकाइंड फार्मेसी का एक साहब हमने अपनी कंपनी यहाँ से हटा दी थी। हाँ। आज अब आप आए हैं तो हम कंपनी लगा रहे हैं। और आज अगर यूपी में निवेश लाखों करोड़ों का हो रहा है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तो योगी जी की आलोचना तो खूब होती है, लेकिन अंततोगत्वा ये है कि खरा सोना 24 कैरेट का अगर कोई है तो योगी जी। मैं अब आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, और वो ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन में रहे हैं और जिसपे आप बहुत मुस्कुराते भी रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता आसानी से? आसानी से नहीं आता है। लेकिन आपने ऐसा थप्पड़ मारा दरोगा के कि उसका दांत टूट गया, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखा देना। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 2-3 चीजें बिल्कुल मुझे सख्त एलर्जी है। बच्चियों पे तेजाब फेंकना, छेड़खानी होना, मुझे इसका मतलब कि पुलिसिंग नाम की चीज आपके यहाँ है नहीं, या आप भी रसिया प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई, हम नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? जवानी में तो सबने छेड़ी। इनका आप अपने बारे में बात करें। हमारे यहाँ छेड़खानी की गई थी, माता पिता कटलेट बना के तल देते आपका, अगर छेड़खानी को किया होता। बात वही थी कि छेड़खानी करके बच्ची बराबर आ रही थी, थाने पे कहा, सुनवाई नहीं हुई, सीओ से कहा सुनवाई नहीं हुई, बच्ची किसी तरह से कांटेक्ट से मेरे पास आई, तो हम दरोगा जी इनका इलाज कायदे से होना चाहिए। तो बात आई गई होगी, बच्ची ने फिर हमने आदत थी फोन करने की, हुआ तो बच्ची के पापा को फोन किया, क्या हुआ भाई साहब? उनका भाई साहब हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब छोड़िए, हमने बच्चे को, मैं सोच रहा हूँ नाम कटा के मैं देहरादून या मसूरी भेज दूँ, तो आप जरा हमें 2 दिन का मौका दें, सिर्फ 2 दिन का, आप जरा तशरीफ लाए मेरे दफ्तर। हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, दरोगा जी, कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपने यार ऐसा मारा कि वो बिल्कुल त्राह त्राह कर गया, बिल्कुल रोने लगा, मुझे बिल्कुल नैपकिन देनी पड़ी। नैपकिन क्यों दिया आपने? आप ऐसा करें, जरा उसको लेकर के आप आ जाए 10 बजे मेरे दफ्तर में। दरोगा जी ने लेकर आ गए और लड़की के फादर को बुलाई, तो हमने कहा दिया, हम कहा दरोगा जी आप इनकी क्या सेवा की? उनका सर मैंने इसको इतना मारा। और जब लड़का आया तो उसकी भाव भंगिमा देखने काबिल थी, किसी तरह का कोई ग्लानि नहीं, किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं, वेदना नहीं, शर्मिंदगी नहीं। कॉलर हल्का सा चढ़ा हुआ, एक बटन खुला हुआ। अब जिसको देखेंगे कि मुझे अब ये एक लाल रूमाल नहीं, लाल बड़ी सी तौलिया मुझे कोई दिखा रहा है, आंख में सुरमा लगाए हुए हैं, अच्छा, एक कान में बुंदा पहने हुए हैं, और ये हिमाकत, ये हिमाकत। समझ तो मैं गया कि इसकी नस-नस में छेड़खानी है। ये वो है जिसकी आंख में बेहयाई है। तो इसी ने शेर कहा था, एक ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गया। हमने दरोगा जी से कहा कि आपने इनको थप्पड़ पर मारा, कि हुजूर मैंने कहा मार के दिखाइए। तो दरोगा जी ने जैसे होली में साली जीजा को चंटी मारती है, तो ऐसे हल्के से, और कहा था कि बहुत मारा है मैंने इसको, बहुत मारा है, क्योंकि अंदर से जब हमने रकम खाई तो नमक हलाली भी तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अब जब नमक हलाली है, क्योंकि अगर हम ज्यादा कुछ कूट देंगे तो कह देंगे दरोगा जी अभी तो रिश्वत ली थी, अब आप हमारी कुटाई कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने जो किया गलत किया, कोई इसको फॉलो करने की कोशिश न करे, वो इल्लीगल है, लेकिन आज सबक है। लेकिन मुझे अब कहते मुझे कोई पश्चाताप है, मुझे न कोई पश्चाताप है, न मुझे कोई ग्लानि है, क्योंकि दरोगा जी लगता है आप थप्पड़ मारना भूल गए हैं। तो आप लोग जो टेनिस या गोल्फ खेलते होंगे, तो एक होता है बैक स्क्रीन। बैक स्क्रीन में आदमी हिप को पीछे ले जाता है जब तक कि हिप का गया, और उसके बाद पूरे ताकत के साथ, मोमेंटम के साथ यूं घूम करके फॉलो थ्रू। ऐसे नहीं, अगर जैसे ये थप्पड़ मारना है तो यूं नहीं, फिर यूं पीछे से जाएगा पूरा, जाकर जिसको कहते हैं घुमा के मार देना, घुमा करके और यूं ले जाके फॉलो थ्रू। दांत तोड़ दिया आपने फिर? मैंने थोड़ी तोड़ा, अब उनके लगी थप्पड़ में टूट गया, थप्पड़ टूट गया, दरोगा जी गिरे नीचे, उनकी एक दांत बाहर आ गया, खून निकलने लगा। दरोगा जी थप्पड़ तो इसको कहते हैं, हमारी ट्रेनिंग में तो यही बताया जाता था। आपने इश्क की बात की, नोएडा में आपने एक बहुत बढ़िया अभियान चलाया, मजनू, ऑपरेशन मजनू। ये मजनू का पिजड़ा क्या होता है? बात ये थी कि मजनू यहाँ पर ऐसे प्रकट हो गए थे जैसे रात होते ही, जैसे आदरणीय गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जब रात आती है तो उल्लुओं चमगादड़ों की बनाती है। तो वही नोएडा का हुआ था, नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, खूब अच्छे घरों की बच्चियां नौकरी पे जाने लगी, पढ़ने आने लगी, तो इन चमगादड़ों की और इन आशिकों की बन आई।
और इन्होंने देखा कि स्पेयर टाइम एक्टिविटी मिल रही, कहाँ जाएं, तो यहाँ पर जा करके जो भी बच्चियों के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे और आपके जो थे वहाँ जो दुकानें थी, टी स्टॉल्स थे, वहाँ पर जाके जैसे मालूम पड़ रहा है कि आमिर खान या ऋतिक रोशन एक बार बाएं तरफ देखें, एक बार दाहिनी तरफ देखें, एक दफा यूं करे, भाव भंगी में अजीब ऊन जलून। तो ये सब फालतू हरकत, जिसको पुलिस में कहते हैं फालतू हरकत। तो गवर्नर रमेश भंडारी साहब, प्रेसिडेंट स्कूल का जमाना था, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बिल्कुल हर घर से पूछो, हर बच्ची कह रही है छेड़खानी हो रही है, इसका कुछ हो सकता है? उनका बिल्कुल हो जाएगा सर। का कोई बजट नहीं चाहिए, उनका कोई फोर्स का कोई फोर्स नहीं चाहिए, आप आंख सीधी कर लीजिए, इनकी औकात नहीं है। उनका ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहीं और पोस्टेड था, यहाँ करके कैंप किया, पुलिस लाइन में जा करके इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप जाकर के प्रत्येक स्कूल कॉलेज के सामने पहले आज ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे शेर शिकार के पहले जाके सिर्फ एसेस करता है, तौलता है, समझता है कि स्कूल के बाहर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी भाव भंगिमा बिल्कुल विचित्र है, जो आप अपने लड़के को पहनेंगे तो मारेंगे 2 थप्पड़ उसको, ऐसे कितने लोग हैं। और कल जब आप जाएं, अगर फिर दोबारा वही दिखाई पड़ जाए उसी टाइम पर, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपकी माता जी यहाँ पढ़ाती हैं, आपकी बहन पढ़ती है या पढ़ाती हैं, या आप यहाँ खड़े कैसे हैं? हाँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कई 100 लड़के नोएडा में पकड़े गए, क्योंकि आप जब देखती है कि इस तरीके के एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, तो ये मिल गए। अब जब मिल गए तो उनको पुलिस ने देखी, क्योंकि हवालात पे रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल उनको ले जाने के लिए कोई ट्रक नहीं था, तो एक ऐसी पिंजरानुमा चीज तैयार की गई और जनता से कह दिया गया कि देखिए हम मानवाधिकार का बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि इनके ऊपर मैला, गोबर, कीचड़, अंडे, टमाटर हरगिज न फेंकिएगा, मुझे सख्त आपत्ति है इन सब चीजों की मानवाधिकार करने। कानून अपना काम कर रहा है। अब इन मजनू ने रात को, दिसंबर का महीना, कहा कि प्यास लगी है, तुम लोग पिलाओ पानी। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो आपने सामूहिक पानी पिलवा दिया। सामूहिक पानी पिलवा। हमारे पास इतनी सुविधा नहीं कि मिनरल वाटर और उसके साथ हम बिस्किट्स क्रीम के पेश करूं, वो तो इतनी मेरी हैसियत नहीं है। जब मैं, तो हम भी बम्बे से पानी पीते थे, छागल से पीते, तुमको भी वैसे ही पिलाएंगे, तुम्हारे कोई अलग से इंतजाम थोड़ी होगा। अब उनको थोड़ा पानी छलक भी गया, कपड़े भी गीले हो गए। तो नोएडा के दिसंबर की ठंड तो आसान तो नहीं होती है। 3 बजे फिर किसी को प्यास लगी, गणेश हमें प्यास लगी, अंकिल जी हमें प्यास लगी, बिल्कुल पानी ना पिलाइएगा। खैर पानी वाली की जो व्यवस्था थी उसका पूरा ध्यान रखा गया। अगले दिन जब जाने लगे तो उनको वो पिंजरानुमा चीज आई, और जब जाने लगे तो जो जनता का आक्रोश था वो फूट पड़ा, और नोएडा पुलिस उसको कंटेन नहीं कर पाई। अब वो अत्यंत आपत्तिजनक था, तो मैं कर ही कह सकता, जन आक्रोश के आगे 4 सिपाही क्या कर लेंगे। तो जैसे आपने विक्स वेपोरब का इश्तिहार आपने सुना होगा, विक्स जो है गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों पे खूब कायदे से मला जाता है। तो जिसके हाथ में गोबर था, मैला था, सेप्टिक टैंक का, वो उसी तरीके सबके मुंह पर, गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों में लगाया, और हम कुछ कर तो नहीं पाए। हाँ, 1-2 लोगों को नसीहत दे के भगा दिया। आपने अखबार में भी तो निकलवा दिया कि फलाने का पुत्र यहाँ छेड़छाड़ी करता पकड़ा गया, स्कूल के बाहर पकड़ा गया। लोग सावधान हो जाएं, गृहिणी सावधान हो जाएं, उनके पति पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके कुल कलंक यहाँ, मतलब आपने तो जो करवाई, सेवा करवाई, घर में भी सेवा करवा दी। घर में भी सेवा हो गई। और फिर उसमें हम प्रण करते हैं कि हम ब्रह्म कुमार हो जाएंगे, आज से हम विवाह भी नहीं करेंगे, हम ये तुम्हारा लुकआउट है। अच्छा। हम कहेंगे तुम विवाह करो या ना करो, हमारी तरफ से अगर अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो को ताई बधे कछु पाप ना हो। आप कह सकते हैं इल्लीगल है, मैं जानता हूँ इल्लीगल है, लेकिन क्या इमोरल भी है? इसका जवाब आप। ये संझावन, सुझावन और बुझावन, ये क्या है? ये देखिए, ये विभाग बड़ा पुराना है। हाँ। इसके तौर तरीके बड़े पुराने हैं। अब गमलों में उगने वाले बरगद का मुकाबला करेंगे तो पुलिस विभाग के अपने तौर, हालांकि उप संस्कृति बड़ी गलत है। क्या अभी भी पट्टा होता है जिसपे लिखा होता है आन मिलो सजना, या ये सारी चीजें? हाँ हाँ। ये क्या होता है? देखिए, मैंने सुना था कि मुझे रिटायर हुए 15 साल हो रहे हैं। मैंने आपके सवाल को पूछा था। अच्छा। हाँ, मैंने पूछा था सेवारत कर्मचारियों से। हाँ जी। उनका सब कुछ ऐसा लगाव हो जाता है इन सब चीजों से कि आसानी से इसको तिलांजलि नहीं दे पाते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखते हैं। सकल वस्तु संग्रह करे, आए कोई दिन काम, इसलिए उसके मुंह में हम उनको फेंका नहीं। अगर इस्तेमाल भी करते होंगे, सरकार ये सब न पूछा करे। दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए और जो बारीकियों में न जाए। तब मुझे तो जवाब मिला नहीं, जो जवाब मिला वो मैंने आपको पेश कर दिया। अब आप अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल लें।
तो मतलब सेवाएं, प्रसाद, 56 भोग अभी भी थाने में मिल रहा है? मैं समझता खूब मिल रहा है, क्योंकि जब आप देखते हैं हाँ पिछले इलेक्शन में, आपको याद करें, शायद यूट्यूब पे मिल जाए आपको, हाँ जी। निर्वाचन के प्रारंभिक रुझान हाँ आप देख रहे हैं कि कुछ बड़े छाती तान करके मवाली किस्म हाँ। के युवक अंदर जा रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो विकलांगता को उपलब्ध होते हुए सहारे लेकर के, जैसे देसी पिल्ला के करता है वैसे रोते हुए। हाँ तो अब मैं कह दूं वीडियो झूठा नहीं था, हाँ वो तो था, सार्वजनिक था, हाँ लाखों करोड़ों हिट्स भी हुई, बड़ी आलोचना भी हुई, मानवाधिकार आयोग भी गया। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अब जो आपने वस्तुस्थिति बताई वो आपके सामने है। समय ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इतने सारे सवाल मेरे मन में हैं, दर्शकों के मन में है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जहां मैं चाहती हूं कि मैं उस अधिकारी को खुद देखूं, अपने दर्शकों को दिखाऊं, जहां चट्टान से नदी निकलती है। आपने बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेट किए, आपके नेतृत्व में हुए। क्या कोई ऐसा केस आपके जीवन में है जिसका आज भी मलाल है कि किसी के साथ अन्याय हो गया? अब इसको रहने दें, अब इसको रहने दें। ऐसा एक केस था, लेकिन शिष्टाचार, शालीनता का ये तकाजा है कि इसको हम न डिस्कस करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अधिकारी के तौर पर आप पूरा न्याय करने की कोशिश करते रहे। कोशिश यही कहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में सब कुछ नहीं रहता है। एक चीज है, आप भावुक हो रहे हैं। हाँ नहीं, मैं भावुक नहीं, लेकिन मैंने कोशिश यही की। लेकिन अगर सबूत कह रहा है, ऑपोजिट पार्टी कह रही है दोषी है, एविडेंस कह रहा है, तो हमारे चाहने से तो नहीं होता, चार्जशीट तो लगेगी। लीगल ओपिनियन भी यही कह रही है। जी, क्योंकि कानून तो तथ्यों के आधार पे चलता है। जी। बाबूजी और माताजी की एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आपको एक बहुत अच्छी परवरिश मिली है कि आपने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है जहाँ पे अंग्रेजी आपने बेहतरीन सीखी। जी, और जी। घर की दहलीज जब भी आपने पार की, जी, वो दहलीज में आपने एक शुद्ध हिंदी बोली। आपकी माताजी ने भी आपको हिंदी और इसमें हिंदी, रामचरितमानस, भगवद गीता के ऊपर, हाँ। और उसकी शिक्षा घर में वही थी। क्या आप अपने बच्चों को वो परवरिश दे पाए जो बाबूजी और माताजी ने आपको दी? कोशिश मैंने यही की, लेकिन मैं अपने माता पिता के पैर की धूल भी नहीं हो पाया। प्रयास करने के बावजूद वो ईश्वरीय वैभव और संपदा से विभूषित थे। मैंने प्रयास किया। बड़े अच्छे बच्चे हैं, परवरिश किसी की मेरे घर में न मेरे टाइम में कभी शराब आई, सिगरेट आई, तंबाकू आई। और आज भी मेरे घर में आप पाएंगे कि पुलिस में लोग कहते हैं आप क्षत्रिय हैं, हाँ। आप पुलिस में हैं, आप यहाँ शराब नहीं, आप यहाँ बार नहीं। आपके यहाँ तो शाम को खिचड़ी मिलती है। खिचड़ी मिलती है। हाँ। जी, एकादशी को वो भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, चावल की वजह से वो भी नहीं मिलेगी। जी। मेरा आपसे आज के इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, मैं चाहूंगी ये सिलसिला चलता रहे। हर व्यक्ति के पीछे एक ताकत होती है। आपकी आध्यात्मिक ताकत क्या है जो कहती है आपसे कि डॉक्टर विक्रम सिंह टूटना नहीं है, अभी भी कुछ बेहतर करके जाना है? स्वामी विवेकानंद, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स, जो योगी नहीं है वो गुलाम है। 14 वर्ष की आयु में पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी थी, और आपके दर्शकों को कहूंगा एक बार जरूर देख लें। बिल्कुल। राजयोग, हिंदी में भी है, बड़ी छोटी सी किताब है। आदि पातंजलि योग सूत्र है और आदि स्वामी जी की है। उसका एक वाक्य, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स, वो गुलाम है जो योगी नहीं है। और योग कुछ करना नहीं है, बल्कि चीजों को त्याग देना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, मदिरा की तरफ नहीं देखना है, तामसिक चीजों की तरफ नहीं देखना है। और फिर आप देखिए, आप सम्राट और साम्राज्ञी थे, और आप पुनः उसी रूप में आप आ जाएंगे और आ जाएंगे। एक चीज, योगस्य कर्मसु कौशलम और अशांतस्य कुतो सुखम। अगर हम अशांत हैं तो बकिंगम पैलेस पे भी आत्महत्या हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़े बड़े पूंजीपति जैसे बेंगलोर में हो, वो भी हमें कहता है। तो जो मार्ग आपको अशांत करे, उससे अपनी दूरी बना लीजिए। और जब आप शांत हो जाएंगे, आप सब देखेंगे कि आपके अंदर, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, आपका स्वर्ग आपके साथ चलता है, सांस सांस चलता है। जी, जी, जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगी कि आपकी आंखों में आंसू आए मेरे सवाल पर, लेकिन ये आंसू बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि एक कड़क ऑफिसर के अंदर एक नाजुक दिल होता है। ये हमारी खास मुलाकात थी डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। आप जानते हैं, जब इनसे पूछा गया कि अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला एक IPS अधिकारी। इन्होंने पूछा क्या कहलाना चाहेंगे, तो एक देशभक्त। और इन्होंने कहा फिर से यूपी काडर में आना चाहूँगा, फिर से ये वर्दी पहनना चाहूँगा, लोगों के असहायों के आंसू पोंछूंगा और खूब सारा आशीर्वाद बटोर लूँगा। आप जानते हैं,
बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता है ना, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। तो ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने इतिहास तो रचा ही रचा, साथ साथ संस्कार भी बोए हैं, परिवार में भी और समाज में भी। तो इस पॉडकास्ट से हमें यही सीखने को मिलता है, आप बड़े भले ही हो जाइए, लेकिन आपका बड़प्पन उससे बड़ा होना चाहिए। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया, एक बहुत ही सात्विक और उत्कृष्ट वार्तालाप का अवसर दिया। आपको, आपके सभी पाठकों और सभी को, आपकी पूरी टीम को मेरा हृदय से आशीर्वाद उसने।